कैसे हो आप सब लोग। आज के टॉपिक तो इजी थे। तो आज जो नई सुशासन है और नवीन अवधारणाएं हैं, जैसे नवीन अवधारणा में क्या, एनपीएस, न्यू पब्लिक सर्विस, ये अपना टॉपिक है। और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले से नहीं बता रही क्योंकि इसको मैंने आंसर क्वेश्चन आंसर में ही कंप्लीट करवाने की कोशिश की। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल का जो मेन मंत्र है वो है सेवा करना, न कि दिशा तय करना। ठीक है। जो एनपीएस है, ये नया टॉपिक एक तरीके से जुड़ा है अपने, पहले ये नहीं था। अगर आपने एनालाइज किया सिलेबस को, पहले था क्या ये टॉपिक एनपीएस? पहले ये नहीं था, बिल्कुल नया टॉपिक है। और अपने जो आज का प्रशासन की भी बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, तो प्रशासन का मेन फोकस भी एनपीएस पे होता है। यानी कि जो लोग हैं, जो भी नागरिक है, उन्हें नागरिक समझना ना है। तो ये एक्चुअली में क्या है, एनपीएम जो था, अपनों ने पढ़ा ना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवलोक प्रबंधन, उसकी आलोचना के रूप में, इसका क्रिटिसिज्म के तौर पे ये आया था। तो उन्होंने बोला कि अगर आप पीपीपी मॉडल पे जाओगे तो प्राइवेट कंपनीज वैसा ध्यान थोड़ी रखेगी लोगों का, जैसे गवर्नमेंट एक लोक कल्याणकारी सरकार रखती है। उसके अलावा उन्होंने बोला आप कंज्यूमर मत समझो उनको, कंज्यूमर में आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाओगे, आपको संवेदनशीलता रखनी होगी लोगों को लेकर, और उनको नागरिक के तौर पे ही उन्हें समझना होगा। जन सहभागिता पे बहुत ज्यादा फोकस करता है एनपीएस कि निर्णय लेने के अंदर लोगों की भूमिका होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित के बारे में बात करता है ये। इस तरीके से बहुत सारी बातें उसको हम डिस्कस करेंगे। और मेन चीज जो है इसमें है कि सेवा करना है, न कि दिशा तय करना है। हमने बात करी थी स्टीयर, एनपीएम स्टीयरिंग की बात करता है। जो पारंपरिक था वो रोइंग की बात करता है, यानी कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ये बात एनपीएम बात करता था कि दिशा देना। और एनपीएस है वो तो सीधा क्या बोलता है कि सर्व करना है, हमें तो जन सेवा करनी है, लोक सेवक बोलते हैं हम। वो अवधारणा इसी से कहीं ना कहीं जनरेट हुई है। अच्छा, अभी आप देखिए, इसका प्रूफ भी मैं आपको देती हूँ। पीएमओ का नाम चेंज करके क्या किया है? कोई ऑनलाइन है अगर तो बताइए, पीएमओ का नाम चेंज करके अभी लेटेस्ट क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ। ठीक है, सेवा तीर्थ नाम रखा है। तो इससे नाम बदलने से क्या आपका माइंडसेट पता चलता है, गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है? गवर्नमेंट का माइंडसेट है कि सेवा करना है लोगों को। तो वो एक, तो इस तरीके से कनेक्ट करना। आप बाकी तो आपको मिल जाएगा बुक्स के अंदर, नोट्स में, ये कनेक्ट आपको खुद करना होगा। जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो हमारे सामने इंडिया के अंदर इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और राजस्थान के पब्लिक के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उनको आपको कनेक्ट करना सीखना है। इसीलिए अपने ये क्लास। तो ये चीज, ये मेन कंसेप्ट है एनपीएस का कि हमें सेवा करना है, नहीं कि दिशा देना। तो पारंपरिक लोक प्रशासन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के संदर्भ में से हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है। तो हमें इसके अंदर बताना क्या क्या है ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। एक तो एनपीएस को हमें बताना था, फिर हमें पारंपरिक लोक प्रशासन और एनपीएम से कंपेयर करना है इसको, और फिर थोड़ी सी हम इसकी भी आलोचना करेंगे, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। बाकी दो की तो हम डिस्कस करेंगे, इसकी भी हमें थोड़ी सी आलोचना करनी होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। ये नाम आप याद कर लो, बार बार देखोगे, रॉबर्ट डर्नहर्ट एंड जेनेट डेनहर्ट। मैं चेंज करूंगी, इसको रेड करूं, ये बेटर रहेगा क्या? ठीक है। तो रॉबर्ट डेनहर्ट और जेनेट डेनहर्ट, इन दोनों ने लगभग 2000-2003 के आसपास इस पूरे कंसेप्ट का प्रतिपादन किया था। पहली चीज, ये कीवर्ड आपको याद रखना है, यही याद कर लो, नया टॉपिक है, यही पढ़ लो कि रॉबर्ट डेनहर्ट और जेनेट डेनहर्ट ने इस कंसेप्ट का प्रतिपादन किया। क्यों किया? एनपीएम की आलोचना के तौर पे ये उभर के आया था। एनपीएम आया था, उसकी आलोचना करी थी उन्होंने। इसका मुख्य आधार ये था कि जो प्रशासन है, हम बात करते हैं प्रशासन की, आप भी सोचते हो, कभी मैम बोलती है प्रशासन का मेन काम है वो जनता की सेवा करना, कभी बोलती है कि नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये खुद ही एक स्टैंड पे नहीं है। तो बात मेरी नहीं, जो विचारक है ये भी अलग अलग बातें बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वास्ट है। जितने भी इसके अंदर चीजें आ सकती है वो हमने लाने की कोशिश करी है।
तो प्रशासन का प्राथमिक कार्य एनपीएस के अनुसार क्या है कि नागरिकों पर नियंत्रण रखना या बाजार की दिशा देना नहीं है। नागरिकों को नियंत्रण हम किस में करते थे? ट्रेडिशनल लोक प्रशासन में, पारंपरिक में करते थे। बाजार को दिशा देने का काम किस में करते थे? मार्केट को हम एक तरीके से डायरेक्ट किस में करते थे? एनपीएम में करते थे। तो इन दोनों की बुराई कर रहे हैं, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाकर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके साथ उनकी सेवा करना, उनको सर्व करना, ये मेन टारगेट है प्रशासन का। ऐसा कौन कहता है? एनपीएस की अवधारणा कहती है। ठीक है, इनकी बुक का नाम भी यही था, एनपीएस न्यू पब्लिक सर्विस, और यही लाइन इन्होंने यूज करी थी, टू सर्व नॉट स्टीयर, ये वाली लाइन यूज की। अब हम बात करते हैं कि तीनों मॉडल की हम एक तरीके से तुलना करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप पारंपरिक लोक प्रशासन में हम रूलिंग करते थे, नियम लागू करना, हम ये सोचते थे जनता है, जनता पे चीजें हम कई बार थोप भी दिया करते थे। जनता को जो भी हमने रूल कर दिया, कोई नियम बना दिया, उसको उनको मानना ही पड़ता था। एनपीएम के अंदर हम सिर्फ दिशा तय करते थे और बाजार को थोड़ा सा डायरेक्ट करते थे, निर्देश देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मेन फोकस क्या है? सेवा करना है। ठीक है, तो प्रशासन की भूमिका क्या है? सेवा करना, टू सर्व पीपल, ये है। और नागरिकों को पावरफुल बनाना, सशक्त करना, एम्पावर करना, ये इस पे ये फोकस करता है। दूसरी चीज, जनता की स्थिति क्या रहती है? यहाँ पे तो उनको आज्ञाकारी बन के रहना पड़ेगा। पारंपरिक लोक प्रशासन के अंदर जब भारत आजाद हुआ था उसके जस्ट बाद की बात को आप कंपेयर कर सकते हो। फिर दूसरी बात, अगर एनपीएम की बात करूँ तो यहाँ पे कस्टमर बन के रहते थे, लेकिन एनपीएस में ये सहभागी बनेंगे, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर। फिर मुख्य फोकस इसमें तो प्रक्रिया और विधि नियम पे रहता था। पारंपरिक लोक प्रशासन में हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे, रूल्स रेगुलेशन पे फोकस करेंगे, जिससे एक तरीके से हमें, अगर हम उसकी आलोचना करें तो लाल फीताशाही बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली उसके अंदर, डेट टेपिज्म। यहाँ पे हमें लाभ, दक्षता यानी इफेक्टिवनेस और मितव्ययता, एक तरीके से एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इन सब पे फोकस रहा था हमारा एनपीएम के अंदर। और यहाँ पे लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट पे फोकस रहता है। उसके अलावा जस्टिस और डेमोक्रेसी, इसकी हम बात करते हैं किसमें? एनपीएस के अंदर। यानी बहुत ज्यादा हम वाइड सोचते हैं और बहुत ज्यादा आदर्श मूलक हम बातें इसके अंदर करेंगे, आइडियल बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं कि उदाहरणों के साथ हम आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, तीनों की ही थोड़ी थोड़ी आलोचना करेंगे कि क्या कमी है, क्या है। तो एमपीएम के अंदर क्या है कि नहीं नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप ये मत लिखो उदाहरणों के साथ, आप ये लिखो आलोचनात्मक विश्लेषण, दैट्स इट। हाँ, और उदाहरण तो आप यहाँ लिखो, उदाहरण जैसे आपने लिखा है ना उदाहरण, ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए है। क्यों? क्योंकि जैसे अब आपको तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, कोई अगर पीडीएफ देखेगा तो वो इस चीज पे ध्यान नहीं देगा कि हमें एग्जाम्पल लिखने ही लिखने होते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, तो एनपीएम के अंदर हम बात करते हैं दिशा तय करना, डायरेक्शन देना, स्टीयरिंग की हम बात करते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ तो यही याद कर लो इस चीज को, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो इसके खिलाफ एनपीएस आता है। देखो यहाँ पे हम कंपनी की तरह देखते थे कि कंपनी की तरह एनपीएम के अंदर गवर्नमेंट चल रही है, जहाँ पे जनता ग्राहक है, लेकिन एनपीएस में हम मालिक ही बोलते हैं जनता को, कि जो ओनर है वो जनता ही है और जनता को सर्व करना है हम। उदाहरण के तौर पे एनपीएम अगर हम मानते तो हम क्या करते? निजीकरण कर देंगे। ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी हम हेल्प लेंगे यहाँ पे, और फीस बढ़ा देंगे ताकि रेवेन्यू जनरेट हो बहुत ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर हम एनपीएस के अकॉर्डिंग प्रशासन चलाएंगे तो जनता क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आएंगी, और ये प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेगी, ये देखेगी कि अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय जिसको हम बोलते हैं, वहां तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचे। ये है माइंडसेट चेंज। ठीक है, तो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर जो है उसके अंदर हम एनपी, अच्छा आप बताओ क्या बेटर है इंडिया के लिए, एनपीएम बेटर है या एनपीएस? दोनों। किसी किसी जगह पे हमें एनपीएम भी चाहिए होगा, किसी किसी जगह पे हम एनपीएस को भी यूज करें। ठीक है, तो दोनों वो डिपेंड करेगा क्या देश है, क्या काल है, क्या परिस्थिति है। हाँ, अगर आप एयर इंडिया का एग्जांपल लो तो यहाँ पे हम थोड़ी ना एनपीएस लागू करेंगे, सबको फ्री में फ्लाइट, नहीं पॉसिबल।
वहाँ तो हमें एनपीएम लाना पड़े, डिसइन्वेस्टमेंट किया हमने ताकि हमारा जो है रेवेन्यू थोड़ा बढ़ जाए, कैपिटल इनकम हमारी बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि पारंपरिक मॉडल की बात करते हैं। पारंपरिक मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा नियम, आदेश, रेगुलेशन, रूल्स इसकी बात करता था और कंट्रोल करता था हर चीज को। लेकिन एनपीएस के अंदर हम भागीदार मानते हैं कि जनता हमारे साथ है, हम मिलकर जो है इस शासन को चलाएंगे एक तरीके से। तो जो निर्णय वगैरह है उसके अंदर भी उसकी सिटीजन्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। उदाहरण है नगर निगम और स्वच्छता। ठीक है, पहले क्या होता था, मतलब पारंपरिक प्रशासन में अगर आपने कुछ भी गलत किया, यानी कोई कूड़ा फेंक दिया, तो सिर्फ आपका चालान होगा, आपको पनिश किया जाएगा, दैट्स इट। ये यहाँ तक बात होती है पारंपरिक दृष्टिकोण की। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनपीएस, अगर हमारा माइंडसेट, हमारे प्रशासन का जो आउटलुक है वो एनपीएस पे बेस होगा, तो हम जैसे इंदौर स्वच्छता मॉडल बनाएंगे। यहाँ पे प्रशासन तो है ही, जनता भी साथ में भागीदारी निभा रही है ताकि स्वच्छता रहे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देने, अगर चलो मैं मान लो ये एग्जाम्पल हटा दूं, ये इस तरीके से कंपेयर नहीं करूं, तो आप मुझे मार्क्स दोगे क्या? ये आंसर आपको अच्छा लगता है क्या? ये एग्जाम्पल से जो है अपना आंसर एनरिच हो जाता है। नेक्स्ट है कि अब एनपीएस की भी, ऐसा नहीं कि एनपीएस अपने आप में परिपूर्ण है, अपने को एनपीएस की भी थोड़ी बहुत सीमाएं, आलोचनाएं लिखनी होंगी। तो एक तो है कि हम बात करते हैं जन सहभागिता की। अगर हम हर नीति के अंदर, हर पॉलिसी के अंदर लोगों को शामिल करेंगे तो निर्णय कैसे ले पाएंगे? निर्णय भी सबके, एक बात बताओ, सब जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सबके अपने अपने हित होंगे, तो सबके हितों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, है ना, तो ये जन सुनवाई के कारण इनमें बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं वित्तीय अनुशासन, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हम एनपीएम के अंदर 3E की बात करते हैं। एनपीएस में हम देखते हैं कि चलो जितने भी पैसे लगे, लेकिन हमें लोगों का हित करना है। तो फिनेंशियल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, वित्तीय संसाधन है, वो तो लिमिटेड है। तो वित्तीय अनुशासन हमारा खराब हो सकता है, हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा जिससे क्या क्या नुकसान होगा ये बताओ? फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से, राजकोषीय घाटा बढ़ने से नुकसान क्या होता है? और क्रेडिबिलिटी जो होती है सरकार की, वो भी कम होती है, साख जिसको बोलते हैं। अगर रेवेन्यू में ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हैम्पर होगा हमारा, यानी हमारा जो पूंजीगत जो खर्चा है, जो कि कैपेक्स बोलते हैं जिसको हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कम। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो एक तरीके से। और हमें जैसे एफआरबीएम है, हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो ये सारी परेशानियां हमें देखने को मिलेगी। तो एनपीएस को हम अंधाधुंध या आंख बंद करके भी हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। फिर विकासशील देशों के अंदर तो बहुत ज्यादा व्यवहारिक घटनाएं, जैसे भारत जैसे देशों में जहाँ पे जो नागरिक जागरूकता है वो बहुत अनइक्वल है। तो हम बोल रहे हैं सभी लोगों से हम पूछेंगे तो सभी की लिटरेसी, सभी की जो अवेयरनेस है वो सेम थोड़ी है। अगर हम सबसे पूछेंगे, सबसे करेंगे तो कैसे काम पूरा होगा? जैसे सरकार को कभी कभी कड़ा रुख अपनाना ही पड़ता है। जैसे अनिवार्य टीकाकरण आपने देखा था, यातायात सुरक्षा नियम है, कोई हेलमेट नहीं पहनना चाहता, ठीक है, रखते भी हैं तो सब नीचे रख लेंगे स्कूटी के, है ना। हाँ, अपोज में रहती है। हम्म। हम्म। लेकिन अगर हम वाइडर आउटलुक देखें कि भाई पब्लिक हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट, तो फिर हमने टीकाकरण को भी कंपलसरी करा था। ठीक है, तो नहीं, एनपीएस में ये होता है कि प्रत्येक जन को हमें देखना है करके, और जो प्रत्येक नागरिक है वो बहुत ज्यादा है। वैसे तो पब्लिक इंटरेस्ट मेन है, लेकिन वैसे प्रत्येक नागरिक को भी संतुष्ट करना है, सब जन भागीदारी, सभी से पूछ कर निर्णय लेना, ये भी तो है इसमें। जी, हाँ, कंसेंसस बनाना उसके अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है हर जगह। तो ये कुछ आलोचनाएं हमने बात करी। अब हम निष्कर्ष करेंगे, भाई सेवा करना दिशा तय न करना का सिद्धांत लोक प्रशासन में क्या दिखाएगा कि हमें संवेदनशील है, हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारा लोक प्रशासन, और लोकतांत्रिक चेतना पुनर्स्थापित करता है, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है बढ़ावा देता है। ये बात मानते हैं, ये हमने से बोले। हालांकि
जो व्यवहारिक शासन प्रणाली है उसके लिए हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच, भाई हम ये भी नहीं कह सकते कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन है उसको एकदम रिमूव कर दो, एनपीएम को रिमूव कर दो या एनपीएस को, हमें सबकी अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना है। तो सबकी अच्छी अच्छी चीजों को लिखकर तीनों का समावेश करके हम अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव लोक सेवा यानी जो न्यू पब्लिक सर्विस है उसके कंसेप्ट को समझो और उसके की प्रिंसिपल है उसको बताओ, उसके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनका वर्णन करना है। ये इसलिए दिया था ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो नव लोक सेवाएं, अगेन मैंने बोला बार बार आपको ये नाम मिलेंगे, रॉबर्ट डेनहर्ट और जेनेट डेनहर्ट, इन दोनों ने अपनी बुक थी द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट स्टीयरिंग, ये बुक का नाम भी आपको कोट करना है, इंट्रो में ही लिख देना, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने इस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन किया था। ये दृष्टिकोण नवलोक प्रबंधन एनपीएम जिसको हम बोलते हैं उसके अगेंस्ट के अंदर आया था। इन्होंने जो एनपीएम है वो बोलता था बाजार उन्मुख यानी मार्केट ओरिएंटेड होने चाहिए लोक प्रशासन, कंज्यूमर ओरिएंटेड, इस तरीके से हमें प्रशासन को चलाना है, लेकिन उन्होंने अपोज किया था इस चीज को। लोक सेवकों को जो शासन की जो पतवार है वो चलाने की बजाय नागरिकों को सर्व करने पे फोकस रखना है। इन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट मत करो, आप कंट्रोल मत करो, आप लोगों को सर्व करो, इस भावना से लोक प्रशासन जो है वो होना चाहिए। सिद्धांत लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे है, नागरिकता का सिद्धांत को फॉलो करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लोकहित पे फोकस करता है, नागरिक सशक्तिकरण यानी हमें सिटीजन को एम्पावर करना है, इन सबको लोक प्रशासन के केंद्र के अंदर स्थापित करता है। तो ये एक इंट्रो हो गया। अब इसके प्रमुख सिद्धांत इन्होंने दिए थे, ये आपको रटने हैं सारे के सारे। जैसे पहला था कि ग्राहक को नहीं नागरिकों की हमें सेवा करनी है। तो एनपीएम क्या बोलता था कि जो सिटीजन है वो है ग्राहक है, तो हमें ग्राहकों की नहीं नागरिकों की सेवा करनी है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य केवल बाजार संचालित सेवा की डिलीवरी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों के साथ जो है साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अधिकारों के आधार पर हमें संबंध स्थापित करने हैं, ऐसा एनपीएस बोलता है। लोकहित की खोज करनी है हमें, हमारा पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित कहाँ पे, वो हमें चीज देखनी है। लोकहित केवल व्यक्तिगत हितों का योग नहीं है, बल्कि जो साझा मूल्य होते हैं, जो एक तरीके से हम शेयर करते हैं वो वाली वैल्यूज, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व, और लोगों से हमें कम्युनिकेशन रखना है, उसके माध्यम से जो हमें समझ में आएगा, जो एक चीज निकल के आएगी वो होंगे पब्लिक इंटरेस्ट। यानी किसी इंडिविजुअल को नहीं देखना, हमें सबसे डिस्कस करके लोकतांत्रिक मूल्यों को उसमें ऐड करके, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मतलब उत्तरदायित्व है, इन सब के माध्यम से हम खोज करेंगे। फिर है उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, उससे अधिक हमें क्या करना है, नागरिकता को महत्व देना है। वैल्यू सिटीजनशिप ओवर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात कौन करता था, एनपीएम, उसको रिजेक्ट करके हमें सिटीजनशिप पे फोकस करना है। इसका मतलब क्या होता है कि केवल आर्थिक लाभ के लिए हमें कार्य नहीं करना, नागरिकों के अधिकार और जो पब्लिक वेलफेयर है यानी सार्वजनिक कल्याण को हमें महत्व देना है। फिर है कि रणनीतिक रूप से हमें सोचना है और लोकतांत्रिक रूप से कार्यवाही करनी है, यानी थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड एक्ट डेमोक्रेटिकली। नीतियों को हमें इस टाइप से लागू करना है कि जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को हमें इंक्लूड कर सके निर्णय लेने में, नीति के क्रियान्वयन के अंदर, उतना ज्यादा जो है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है बनेगी इसके अंदर, और एनपीएस की जो है चीजें फुलफिल हो पाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ये पहचाने की जवाबदेही सरल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन जनरल हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होनी चाहिए, सरकार के प्रति, लेकिन ये बोलता है कि सभी के प्रति हो। जैसे नैतिक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, संविधान के प्रति भी होनी चाहिए, लोगों के प्रति भी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अकाउंटेबल बनाता है एनपीएस में। लोक सेवकों को केवल बाजार या परिणाम के प्रति जवाबदेह नहीं होना, बल्कि संविधान, कानून, सामुदायिक मूल्य यानी जो कम्युनिटीज है डिफरेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, कानून है, संविधान है, और नागरिक के हितों के प्रति हमें क्या होना है, निष्ठावान होना है, अकाउंटेबल होना है। ये साथ के साथ आपको याद होनी चाहिए, 3-4 बार आप लिखोगे आपको याद हो जाएगा। केवल नियंत्रण करने के बजाय हमें क्या करना है, सेवा करना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ये सेम चीज रिपीट है। फिर हम बात करते हैं कि केवल उत्पादकता, यानी एनपीएम तो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करता था, इसके बारे में नहीं, हमें लोगों का सम्मान करना है, यानी वी हैव टू वैल्यू पीपल, है ना, नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन लोगों की हमें वैल्यू करनी है। सार्वजनिक संगठन में उत्पादकता से सफल नहीं होते, बल्कि कर्मचारियों और नागरिकों के प्रति सम्मान, सहयोग और साझा नेतृत्व के माध्यम से हम बेहतर परिणाम देंगे। ये चीजें तो आपको इसमें सातों के सातों सिद्धांत और उससे रिलेटेड एक एक लाइन लिखनी थी। लाइन इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है, बट उसका मतलब यही ही निकलना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे अगर एनपीएम में प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हम कॉस्ट और बेनिफिट को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन एनपीएस के बेस पे अगर हम लोक प्रशासन में चलेंगे तो हमारा कॉस्ट बेनिफिट चाहे जो भी हो, हमारा परिणाम जो है वो लोगों का हित होना चाहिए, सार्वजनिक हित होना चाहिए, और जो भी हमारे डिसीजन हो रहे हैं उसमें अधिक से अधिक जन भागीदारी जो है यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के अंदर हम बताएंगे कि क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही एनपीएस के बारे में ही था, तो हमें उसी को ही रिपीट करके आप ब्रॉडली बताना है कि एनपीएस में केवल व्यावसायिक दक्षता या आर्थिक लाभ का साधन नहीं मानता है प्रशासन को, उसकी बजाय उसमें नैतिकता आएगी। ये वर्ड्स आप याद कर लो। उसमें लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, सोशल जस्टिस आना चाहिए, लोगों को सशक्त यानी एम्पावर करना, इसकी पुनर्स्थापना जो है एनपीएस करना चाहता है। ये लोक सेवकों की भूमिका को केवल एक प्रबंधक यानी मैनेजर या फिर कंट्रोलर के तौर पे नहीं बताना चाहता, बल्कि जनता के लिए एक सर्वेंट, जो हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट, वो या फिर सर्विस प्रोवाइडर यानी सुविधा प्रदाता के तौर पे पुनर्भाषित करना चाहता है। और जिससे जो हम बात करते हैं कि आधुनिक जो लोकतंत्र है वो जन कल्याण की बात करते हैं, वो कल्याणकारी राज्यों के लिए अत्यंत अत्यंत जो है ये एनपीएस प्रासंगिक है। तो ये चीजें अपने को लिखनी थी। अब ये चीज हमने जान ली कि कंसेप्ट आया कैसे, किसके आलोचना में आया, किसने दिया, इसके सारे सिद्धांत क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या बोली है हमने कि सिटीजन्स की वैल्यू करना, जन सहभागिता को बढ़ाना, नैतिकता लेके आना, लोकतंत्र जो है वो प्रक्रिया यूज करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, ये सारी बातें इसमें कही गई है। आलोचना भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दी। तो ये टॉपिक एक तरीके से थ्रू क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सुशासन की। क्या होता है सुशासन? गुड गवर्नेंस। ठीक है, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, किसी की तो आप एक ही उठा के डेफिनेशन लिख दो। फिर इसमें जो सारे सिद्धांत है इसके, जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जन सहभागिता होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड करो। जी कुछ बोल रहे थे जी? गुड गवर्नेंस होनी मतलब एक व्यवस्था जो है हमारी, उसके अंदर जो हमारे पास पावर है, जो हमारे पास जो सत्ता है, अथॉरिटी है, उसको इस तरीके से यूज करना कि जो हमारे जो सामाजिक और आर्थिक संसाधन है वो इस क्रम में काम करे कि लोगों का जो हित है, कल्याण है, उसको अचीव कर पाए। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है, तो वैसे आप किसी की परिभाषा को कोट करो और बाकी उसके फीचर्स लिखो, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए संस्थागत सुधार यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और नैतिक नेतृत्व दोनों अनिवार्य हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, परिभाषा ही लिखनी चाहिए गुड गवर्नेंस की, और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हम लिख सकते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज इंट्रो में आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी संस्थागत सुधार से हम गुड गवर्नेंस को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे नैतिक नेतृत्व से हम कैसे गुड गवर्नेंस को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम दोनों को कंबाइन, हम ये भी लिखेंगे कि खाली अकेले अकेले से हम प्राप्त नहीं कर सकते और दोनों से मिलकर प्राप्त करेंगे। और फिर हमें निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि दोनों को मिला के हमें जो सुशासन है वो प्राप्त करना है। तो अब हम आते हैं आंसर पे कि सुशासन का तात्पर्य है कि केवल शासन करने से नहीं, बल्कि नागरिक केंद्रित यानी कि सिटीजन सेंट्रिक, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, उत्तरदायी यानी रेस्पॉन्सिबल, इक्वल यानी समता मूलक और प्रभावी व्यवस्था के संचालन से। ये सारे फीचर्स है गुड गवर्नेंस की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार जो सुशासन है उसके 8 पिलर्स है, ये याद करने हैं। हो सकता है 5 नंबर में आपसे ये पूछ ले कि व्हाट आर द 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इसमें सहभागिता आएगा, पार्टनरशिप, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, अनुक्रियाशीलता,
सर्वसम्मति, समता, समावेशिता और प्रभावशीलता एवं जवाबदेही। ये आप वैसे भी याद करना क्योंकि आप इसको यूज भी कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ये इसके 8 पिलर्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि सुशासन की जो स्थापना है केवल नियम और प्रणाली से नहीं हो सकती, एक जन भी सुशासन नहीं ला सकता। तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए संस्थागत ढांचा चाहिए, यानी जो हमने बात किए थे ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, ये एज ए हार्डवेयर काम करेगा और नैतिक नेतृत्व है वो एज ए सॉफ्टवेयर, यानी दोनों हमारे पास पैरेलल चलेंगे तब हमें गुड गवर्नेंस मिलेगा। तो सुशासन का ढांचागत आधार जो प्रदान करेगा वो संस्थागत रिफॉर्म्स देंगे। तो संस्थागत सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य है ऐसी व्यवस्था और ऐसे नियम तैयार करना है जो भ्रष्टाचार के अवसर को एकदम न्यूनतम कर दे और जो कार्य प्रणाली है उसमें पारदर्शिता हो, दक्षता हो। जो हम बोलते हैं ना सिस्टम, सिस्टम ऐसे ही चलता है, ये तो सिस्टम की क्या होता है सिस्टम, जो हम बोलते हैं ना ये तो सिस्टम है, क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम? जो मतलब चला आ रहा है किसी एक प्रक्रिया से जो चीजें चली आ रही, तो उस सिस्टम को, सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो हो सकता है उसमें जो हम बदलाव लाते हैं, चीजों को बढ़िया करते हैं, बेहतर करते हैं, वो ये चीजें हैं। जैसे कि पहले ऑफलाइन ही चीजें अप्लाई होती थी, एग्जाम्स भी बहुत टाइम पहले ऑफलाइन ही अप्लाई होते थे, उनके रिजल्ट कैसे आते थे ये भी आपको पता है ना। तो उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, चीजें कितनी सही है, सिस्टम में कितना सुधार हुआ है, तो वो चीज है ये एक तरीके से। फिर हम बात करते हैं जैसे पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच होनी चाहिए, कैसे होगी, आरटीआई एक्ट के अंदर हमने सवाल पूछने का अधिकार देकर नौकरशाही और गोपनीयता की संस्कृति को समाप्त किया, ये रिफॉर्म था, ये संस्थागत बदलाव था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, भ्रष्टाचार विरोधी और लोक शिकायत निवारण तंत्र, लोकपाल लेके आए हम, सीवीसी लेके आए, सीबीआई लेके आए, तो ये चेंजेस तो है, कुछ तो डर पड़ा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ केसेस तो हो रहे हैं, निपटान हो रहे हैं उस पर। फिर हम बात करेंगे प्रशासनिक और वित्तीय सुधार, जैसे हम ई गवर्नेंस को लेके आए, डीबीटी लेके आए, पहले जो है सब्सिडी कहाँ आ रही है किधर जा रही है किसी को कुछ नहीं पता था, अब जितने पैसे जहाँ से निकलते हैं, जैसे आप देखते हो पीएम किसान में जितने पैसे वहां से गवर्नमेंट के पास से निकले उतने के उतने पैसे उस किसान के पास डीबीटी के थ्रू पहुंच जाते हैं। जेम ट्रिनिटी, ये बार बार लिखना आप, जब जब ई गवर्नेंस आए, जब जब रिफॉर्म्स आए, तो यही चीजें आप मेंशन करना। तो इससे क्या है, लीकेज को हमने समाप्त किया, तो इससे क्या है गुड गवर्नेंस, क्योंकि उसमें क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ी है, जवाबदेहीता सुनिश्चित होती है, और क्या होगा इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। फिर हम ई गवर्नेंस पहल का लिख सकते हैं कि जैसे जैम, ये पता है जैम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई प्रोक्योरमेंट बोलते हैं कुछ, ई प्रोक्योरमेंट सुना है, क्या होता है ई प्रोक्योरमेंट? हाँ, जैसे आपके ऑफिस के लिए आपको 10 बेंच चाहिए तो आप जाके डायरेक्ट यहीं से खरीद सकते हो, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट में जैसे ई टेंडर टाइप में इस तरीके प्रोक्योर कर सकते हो आप चीजें, तो उससे क्या है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और इसके अंदर बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हुई है। फिर हम बात करते हैं नागरिक केंद्रित सेवा संवितरण, यानी कि हम सिटीजन सेंट्रिक जो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विस को, कैसे, तो सिटीजन चार्टर हमने अपनाया है, ये संस्थागत सुधार ही तो है कि हम खुद से बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे हमारी संस्था में ये सेवाएं मिलेंगी, ये सेवाएं नहीं मिलने पे आप इस जन को शिकायत कर सकते हो, इस सेवा के लिए ये जन रिस्पॉन्सिबल है, ये हम खुद से उनके साथ सिटीजन चार्टर के तौर पे साझा कर रहे हैं। और उसके अलावा हम फिक्स्ड टाइम लिमिट के अंदर जो है सेवा की आपूर्ति कर रहे हैं। फिर ई सेवाएं, जैसे हम ई मित्र की बात कर सकते हैं, एसएसओ आईडी आपने सुना है, क्या है फुल फॉर्म है एसएसओ की, सिंगल साइन ऑन, इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा जो है गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को हम अपनाए हैं और बहुत सारी सेवाएं जो है ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। संस्थागत सुधारों की लेकिन सीमा भी है, ठीक है, क्या सीमा है कि खाली कड़े कानून या डिजिटल सिस्टम बनाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। हम देखते हैं राजस्थान में राजकाज आया ऑफिस के काम के लिए, कितने % फाइल ऑनलाइन होती है, क्या एक भी फाइल ऑफलाइन नहीं है आज के टाइम पे। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि हम ये नहीं बोल सकते कि खाली हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। जब तक उनका पालन करने के लिए हमारे अधिकारियों में नैतिकता की दृढ़ता ना हो तब तक चीजें सोल्व नहीं होगी, और यहीं से हम नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे क्वेश्चन का।
कि नैतिक नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हमारी जो है प्रशासन है या सुशासन है उसकी सोल है, सॉफ्टवेयर है, आत्मा है एक तरीके से। नैतिक नेतृत्व ये सुनिश्चित करेगा कि जो यूज है, जो संस्थागत ढांचा है, उसका यूज बेस्ट तरीके से हो, उसका वास्तविक जो उद्देश्य है वो जनहित के लिए ही यूज हो। मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हैं, उनका भी मिसयूज नहीं हो जाए, उनको भी कई लोग मिसयूज कर सकते हैं अगर नैतिकता ना हो अधिकारियों के अंदर। तो ये सुनिश्चित कौन करेगा? नैतिक नेतृत्व। तो सार्वजनिक जीवन के अंदर जो मूल्य हैं जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, ये नियम जो है केवल टेक्स्ट के अंदर नहीं रहे, यानी किताबों में न रहे, बल्कि हमारी स्पिरिट में लागू रहे, तब ये चीज हम यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल दो यहाँ टी.एन. शेषन का, जानते हो कौन है टी.एन. शेषन? जानते हो? है एथिक्स पढ़ी है आपने? एथिक्स, उसके एग्जाम्पल आप जरूर लिखना उसके अंदर। टी.एन. शेषन जो ऐसे बोलते हैं कि ये ब्रेकफास्ट के अंदर पॉलिटिशियंस को खा लेते थे, ऐसे ऐसे इनके बारे में बोला जाता है। एक्चुअल में ये आप बताओ कौन थे? इलेक्शन कमीशन के हेड थे, और बहुत अपना इलेक्शन जो है हमारा लोकतंत्र है उसका मेन आधार ही है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाए। और इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि सभी बड़े नेता, एमपी, एमएलए सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन के रूल्स है, किसी पे कार्रवाई करना है, उसको बहुत फेयरली मैनर के अंदर इन्होंने करवाया था। और किसी भी पॉलिटिशियन से ये डरते नहीं थे, इनको अपना काम करना है तो करना है। तो ये निर्भीकता को शो करता है कि ब्रेव थे, उसके अलावा इंटेग्रिटी थी इनके अंदर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती। तो चुनाव आयोग तो अभी भी है, चुनाव आयोग तो पहले भी था। रूल्स रेगुलेशन, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी हमने बात की, संस्थागत सुधार की, वो पहले भी थे। लेकिन टी.एन. शेषन के पास क्या था? नैतिक नेतृत्व था, जिससे इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाके दिखाया था। ठीक है, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपने नैतिक नेतृत्व से भारतीय चुनाव आयोग जैसी संस्था की शक्तियों का उपयोग करके जो बहुत बड़े रिफॉर्म्स जो है वो लेके आए थे। आप पढ़ना, थोड़ा 5-7 मिनट की कोई बायोग्राफी है वो देखना, इनको कोट करना है आपको, क्योंकि ये ऐसे नाम है जिनको सब जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सहानुभूति और करुणा, यानी एम्पैथी और कंपैशन होना चाहिए आपके पास। तो जो नीतियां बनाते हैं, लागू करते हैं, अगर आप में एम्पैथी होगी ही नहीं तो आप खुद का, आप आज हम खुद जिस कंडीशन में, हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी ग्रेजुएशन अच्छी जगह से हुई है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो इंसान जिसकी तकलीफ कुछ और है, जिसके पास मान लो बहुत ज्यादा पुअर है, जो बेरोजगार है, या फिर कोई और उसकी समस्या है, उनकी समस्याओं को सोचकर वो उसके प्रति हमें कंपैशनेट होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, तब हम नीति जो है प्रभावी तरीके से बना पाएंगे। जैसे ई श्रीधरन, मेट्रो मैन, इनका नाम सुना है आपने? तो इन्होंने दिल्ली मेट्रो, जैसे एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट में सब बोलते हैं कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ होनी तय होती है। दिल्ली मेट्रो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है आज। गवर्नमेंट, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट का ही। ठीक है, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हो? गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था दिल्ली मेट्रो, कितनी बड़ी कितनी लैंड्स एक्वायर की गई होंगी वहां पे, कितने टेंडर्स हुए होंगे वहां पे, उसको पूरे एफिशिएंट और बहुत फेयर मैनर के अंदर, इसको टाइम बाउंड मैनर में, और जो बजट था उसी के अंदर इन्होंने पूरा किया था। इन्होंने सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, व्यवसायिक नैतिकता यानी प्रोफेशनलिज्म दिखाया था इन्होंने, और जो वर्क कल्चर है उसको कितना क्लीन रख सकते हैं उसका उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया था। ये एग्जाम्पल आपके एथिक्स में भी काम आएंगे। सिलेबस याद है आपको? एथिक्स का सिलेबस कहाँ काम आएंगे बताओ? हम्म, इंटीग्रिटी तो है, उसके अलावा जैसे आपने फर्स्ट या सेकंड लाइन ही है अपनी कि महान विचारक, प्रशासक है, उनसे आप क्या क्या सीखते हो, वहां पे एग्जाम्पल्स आपको याद कर। ठीक है, फिर संस्थागत शरण को रोकते हैं, जैसे विसल ब्लोइंग और मोरल करेज चाहिए। सत्येंद्र दुबे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने विसल ब्लो किया था। अब ही वॉज ए विसल ब्लोअर, बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इनके बारे में भी पढ़ना। उसके अलावा आर एस शर्मा जो है, उन्होंने आधार का क्रियान्वयन किया था। जो भी टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स थे उनके बीच में डेटा सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था आधार के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए और जनहित के मूल्यों को सुदृढ़ करा। तो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, सारे नहीं लिख पाओगे, वर्ड काउंट एक्सीड है इस आंसर में, लेकिन चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा आप
देखो इसके आंसर को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि दोनों का सिनर्जी या सिंथेसिस ब्लेंड। खाली एक चीज से सुशासन नहीं आ पाएगा, तो इसको समझाने की कोशिश करी है मैंने कि जैसे हम बात करते हैं स्थिति की, देखे केवल संस्थागत सुधार अगर हो रहा है तो क्या स्थिति रहेगी कि नियम कानून तो मजबूत है लेकिन नैतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये स्थिति है हमारे पास। तो फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि लाल फीताशाही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे आपने देखा है कि कुछ नियम का कुछ लैंग्वेज निकाल के अपने फायदे के लिए लोग उसको यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें संस्थागत सुधार, नियम, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर मिल रहा है। दूसरा है कि सिर्फ नैतिक नेतृत्व ही अच्छा है, नेता ईमानदार है, उसमें नैतिकता है, सत्यनिष्ठा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रणाली और ढांचा कमजोर है। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था जो नेता के हटते ही ढह जाएगी। ठीक है, यानी एक पर्सन है, वो जब तक उसका हेड है तब वो नैतिक है, तब तक तो वो सही है, लेकिन जैसे वो चले जाएंगे दूसरे आएंगे तो संस्था का ढांचा कमजोर है, तो वो चीज फॉलो आगे नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, दोनों को मिलाना है, जिससे हमें स्थायी और समावेशी सुशासन मिलेगा और पारदर्शी, त्वरित और उत्तरदायी जन केंद्रित शासन मिलेगा। तो दोनों बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे कि गुड गवर्नेंस, ये शब्द याद कर लो, गुड गवर्नेंस में ये लाइन आपको यूज में लोगे तो थोड़ा यूनिक हो जाएगा आपका आंसर, कि गुड गवर्नेंस का मतलब होता है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट की फुल फॉर्म आपको बनानी है, एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट आपकी गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, और केवल मजबूत संस्थाएं सुशासन नहीं ला सकती, केवल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व या नैतिक नेतृत्व जो अच्छा है वो नहीं लेके आ सकता सुशासन। दोनों को मिला के ही हम गुड गवर्नेंस को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या न्यू पब्लिक सर्विस के जो सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस है, उनको अपनाए बिना, यानी उनको एक्सेप्ट किए बिना हम गुड गवर्नेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें समालोचनात्मक परीक्षण करना है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ना तो आपको हमेशा सेफ खेलना है। सेफ कैसे कर लोगे, आपको सब चीज कवर करनी है। एनपीएस का नाम आ गया, एनपीएस के बारे में 2 लाइन लिख दो। गुड गवर्नेंस का नाम आ गया, सुशासन का, गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन और उसकी 2 लाइन लिख दो। ये लिखते ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपको दोनों का मतलब पता है, पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने पूछा है कि एनपीएस को हमें अपनाए बिना सुशासन प्राप्त किया जा सकता है, यानी हमें ये बताना है कि एनपीएस हाउ इट इज गुड फॉर गुड गवर्नेंस, मतलब इसके फायदे, इसकी पॉजिटिव, प्लस हमें इसके थोड़े से नेगेटिव भी बताने होंगे सुशासन के लिए। ठीक है, तो सुशासन जो है अगर एनपीएस रहेगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो एनपीएस की जो पॉजिटिव चीजें थी, जो सिद्धांतों के बारे में बात करी थी, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से आधार प्रदान करती है गुड गवर्नेंस को। लेकिन इसकी जो आलोचना के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन सी आलोचनाएं थी इसमें, डिले, टाइम डिले हमें देखने को मिलेगा, और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिल सकता है, और प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर हो सकती है एक तरीके से। तो इस तरीके से हम इसके बारे में डील करेंगे। हम देखते हैं आंसर को कि भाई अगेन सेम चीज मैंने रिपीट करी है कि हम रोबोट और जेनेट डेनहार्ट थे, उन्होंने ये दिया था न्यू पब्लिक सर्विस का सिद्धांत। उसके बिना सुशासन एक यांत्रिक या औपचारिक ढांचा ही हो जाएगा, एक मैकेनिकल ढांचा हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर सोल हमें नहीं देखने को मिलेगी, उसमें आत्मा की हमें कमी लगेगी। लेकिन समग्र, संवेदनशील और समावेशी सुशासन प्राप्त करना इसके बिना संभव नहीं होगा, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। अब न्यू पब्लिक सर्विस है, इसकी जो मेन जो सिद्धांत है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक एक्सप्लेन नहीं करना, आप उसको इस फॉर्मेट में लिखो। जैसे इसमें तो एक इन्फोग्राफिक जनरेट किया हुआ है, आप नॉर्मली इसको लिखो एनपीएस, फिर उसके गोला बना के इसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिखना। जैसे इसमें सक्रिय नागरिकता होनी चाहिए, यानी एक्टिव सिटीजनशिप होना चाहिए, समग्र सुशासन, होलिस्टिक गुड गवर्नेंस होगा इससे, सामाजिक न्याय को ये प्रमोट करता है, बहुआयामी जवाबदेहिता, यानी खाली सरकार को ही नहीं, बाजार को ही नहीं, उसके अलावा लोगों के प्रति, संविधान के प्रति जवाबदेही, लोकहित का साधक, यानी पब्लिक इंटरेस्ट इसके अंदर महत्वपूर्ण है, सेवा नियंत्रण नहीं, सेवा पे बल है, नियंत्रण पे
बात नहीं करता, और नागरिक केंद्र यानी सिटीजन सेंट्रिक है। तो ये चीजें आपको लिखनी है। अब हम बताएंगे कि वाई एनपीएस इम्पोर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस, क्यों गुड गवर्नेंस जो है एनपीएस के बिना अधूरा है। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं कि यहाँ पे नियंत्रण के बजाय हम सेवा की बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या होगी, फैसिलिटेटर बनेगी, और फैसिलिटी प्रोवाइड करने से जो है गुड गवर्नेंस हमें देखने को मिलेगा। जिससे हम खाली आदेश नहीं देंगे, जन सेवा का भाव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम उपभोक्ता नहीं नागरिक मानेंगे लोगों को, उससे भी गुड गवर्नेंस आएगा। क्योंकि जो गुड गवर्नेंस है उसमें भी तो सिटीजन जो है उनको सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए, हमारा प्रशासन पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, लोकहित की खोज ये भी बहुत जरूरी है गुड गवर्नेंस के अंदर। बहुआयामी जवाबदेहिता कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर तो मल्टी डायमेंशनल जवाबदेहिता भी है। फिर हम बात करेंगे आलोचना थोड़ी सी, और भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, जगह है तो अगर आपके पास। फिर हम एग्जामिनेशन करेंगे क्रिटिकली कि कैसे एनपीएस के बिना भी हम प्राप्त कर सकते, जैसे यांत्रिक सुशासन यानी मैकेनिकल जो गवर्नेंस है, जैसे केवल ई गवर्नेंस या एनपीएम से दक्षता तो आ जाएगी, लेकिन एनपीएस के बिना प्रशासनिक संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम ये बता रहे हैं कि एनपीएस के बिना सुशासन की सीमाएं क्या क्या है, कि एनपीएस नहीं है तो सुशासन में क्या क्या कमियां आ जाएगी, यह आलोचना हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का अभाव रहेगा। अगर एनपीएस नहीं है तो हम सोशल जस्टिस को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि बाजार संचालित जो मॉडल है उससे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो है यानी अंत्योदय है उन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी जो है एक तरीके से सोच कहाँ तक सीमित रह जाएगी, प्रॉफिट तक। हम सिर्फ प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, मितव्ययिता इन पे फोकस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि व्यवहारिकता, अब इसकी बुराई करेंगे हम एनपीएस की। एनपीएस की व्यवहारिक चुनौतियां क्या है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है कि एक तो निर्णय में देरी होएगी, दूसरी हम मापेंगे कैसे गुड गवर्नेंस को। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोकहित सेवा की बात करी हमने, सर्विस की, इसके क्या केपीआई बनाओगे आप भाई, कहाँ कितने घरों में नल से जल आ रहा है, ये तो टैप तो हम गिन सकते हैं, कितने घर हैं, पक्के मकान हैं, ये गिन सकते हैं। लोकहित और सेवा जैसे शब्द एनपीएस में यूज हुए, ये हम कैसे गिनेंगे, तो मापन में एक कठिनाई हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे हमने कुछ आलोचना की एनपीएस की। पहले हमने बोला कि गुड गवर्नेंस नहीं मिलेगी एनपीएस से, फिर हमने बोला कि एनपीएस में भी कुछ दिक्कतें हैं। अब हम एक संतुलित निष्कर्ष पे आएंगे। हमें लिखना नहीं है ऐसे, हमें सिर्फ निष्कर्ष भी नहीं लिखना है, हम थोड़ा गैप देके सीधा कंक्लूजन लिखेंगे कॉपी के अंदर कि एनपीएस सुशासन की आत्मा है, ठीक है। जबकि एनपीएम की हम बात करते हैं या पारंपरिक प्रशासन है, इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी सभी चीजें हमें जरूरी है। अगर हम एनपीएम की बात करें तो हमें सुगम प्रशासन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सच्चा सुशासन नहीं मिलेगा। इसलिए एक आदर्श सुशासन के लिए यानी गुड गवर्नेंस के लिए, आइडियल के लिए हमें एनपीएम की तो क्या लेनी चाहिए, एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता, एनपीएस की लोकतांत्रिक मूल्य यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेनी चाहिए। तो इससे हम एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे पहुंच पाएंगे और एक्चुअल में हमें जो है गुड गवर्नेंस मिल पाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन सहभागिता, यानी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये सुशासन के आधार स्तंभ है, ये इन्होंने खुद नहीं लिख दिया। नव लोक सेवा यानी एनपीएस के संदर्भ में इस कथन की हमें समीक्षा करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन था और विद एग्जांपल हमें ये लिखना था। सबसे पहले तो आप लिख दो अगेन गुड गवर्नेंस के बारे में, एनपीएस के बारे में, जो अपना लिखते चले आए हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ये तीन स्तंभ होंगे, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन सहभागिता, इसको केंद्र में रखकर अगर हम प्रशासन को सिटीजन सेंट्रिक बना देंगे तो नागरिकों को सिर्फ हम क्या नहीं मानेंगे, कंज्यूमर नहीं मानेंगे, एक्टिव सिटीजन के तौर पे उन्हें डेवलप कर देंगे। अब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो आपको क्या करना था, इसका मीनिंग लिखना है, ऐसा लिखना नहीं है अर्थ, आप सीधा लिखो इसका मतलब, ठीक है। जैसे प्रशासनिक निर्णय, नीति, बजट, आवंटन, सब कुछ जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, उनका प्रकटीकरण, सूचनाओं का प्रकटीकरण करो, उनको आप डिस्क्लोज करो और जनता के लिए हम सुलभ बनाएंगे। अब आप यहाँ एग्जाम्पल भी लिखो, जैसे हमने क्या क्या प्रयास किए, आरटीआई एक्ट लेके आए हम, डीबीटी लेके आए, ई प्रोक्योरमेंट लेके आए, जैम पोर्टल लेके आए। इससे क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है,
उसके अलावा जन सूचना पोर्टल आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों से बड़ी है ट्रांसपेरेंसी। अब इसका महत्व क्या है? तो इससे भ्रष्टाचार जो है वो नियंत्रित हो जाएगा, सरकार और जनता के बीच के अंदर दूरी खत्म होती है और जनता का सरकार के प्रति भरोसा यानी ट्रस्ट बिल्ड होता है, और इससे निर्णय प्रक्रिया में बहुत ओपननेस आती है, ठीक है, और खुला शासन स्थापित होता है इन ओपन गवर्नमेंट, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबको ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी की। तो जो लोक सेवक है वो अपने कार्य निर्णय और जो भी उनके परिणाम है उसके लिए केवल वरिष्ठों के प्रति नहीं, यानी अपने जो हायर ऑफिशियल है केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संविधान, कानूनी सीमाएं और नैतिक मूल्य और नागरिकों के भी प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। ये एनपीएस बोलता है, बहुआयामी अकाउंटेबिलिटी। अब इसके लिए सरकारी प्रयास क्या किए गए? एक तो सिटीजन चार्टर लेके आए, दूसरा CPGRAMs, CP ग्राम्स जिसको बोलते हैं, ये एक शिकायत लोकतंत्र एक तरीके से लोक शिकायत निवारण प्रणाली है, यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम है। और लोकायुक्त और विसल ब्लोअर एक्ट, ये सारी चीजें हम लेके आए जिससे जवाबदेहिता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है कि इसका महत्व क्या होगा? जवाबदेहिता आने से क्या होगा? चलो आप बताओ क्या होगा? जवाबदेहिता अगर है किसी लोक प्रशासन के अंदर तो क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? जवाबदेहिता आने से रेस्पॉन्सिबल प्रशासन हमें देखने, हाँ, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिले, बिल्कुल। फिर उसके बाद में हमें जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जवाबदेहिता रहेगी तो संवेदनशील रहेगा प्रशासन बहुत ज़्यादा, और परिणाम आधारित प्रशासन यानी रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कि तीसरी चीज थी जन सहभागिता। तो जन सहभागिता में क्या है कि भाई जो भी आप कार्य कर रहे हो, नीति निर्माण कर रहे हो, क्रियान्वयन कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, उन सब में हर स्तर की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, उसमें सिटीजन की सीधी भागीदारी हो, डायरेक्टली हम एक तरीके से मिलकर कार्य करें। उसके लिए माई गॉव प्लेटफॉर्म यूज किया गया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें हम सेल्फ गवर्नमेंट हम बात करते हैं, स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटीज, नगरीय निकाय, ग्राम सभाएं, इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग जब मिलके ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सोशल ऑडिट, इसमें भी जन सहभागिता बढ़े। तो ये सब प्रयास हमने किए हैं। आपके आंसर में यही कमी थी थोड़ी बहुत कि आप थोड़ा और इसको मेंशन कर सकते थे, लिखा तो था आपने और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखना भूल गए थे। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है क्या? तो एक क्वेश्चन था जिसमें आपने नहीं लिखा। हम्म, अच्छा, कोई एक में आप नहीं लिख पाए थे, मेरे को यही याद रहेगा। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर हम सभी लोगों को मिलकर साथ लेकर चलेंगे तो क्या होगा? शासन सब इंक्लूसिव होएगा, समावेशी होएगा और व्यवहारिक होगा। ठीक है, लॉन्ग, और ऐसे डिसीजन जो मिलकर लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उसमें स्थायित्व हमें मिलेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी भी आवाज शामिल होएगी। तो सहभागी और समावेशी सुशासन यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस हमें देखने को मिलेगी। अब हम इसके निष्कर्ष करते हैं कि एनपीएस का जो मूल तंत्र है, अगेन स्टीयरिंग या रोइंग करने की बजाय सर्विंग, और पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन सहभागिता आपस में जुड़े हुए हैं। बिना पारदर्शिता के उत्तरदायित्व तय नहीं किया जा सकता, और बिना सहभागिता के सुशासन समावेशी कभी नहीं होगा। तो ये तीनों जो सेगमेंट है वो मिलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को निष्पक्ष बनाएंगे, नैतिक बनाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा एथिकल हो जाएगा हमारा जो लोक प्रशासन है, और लोकतांत्रिक बनेगा, जो सुशासन का मुख्य आधार है। इस तरीके से आपको इसको कंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन अपना बहुत इजी क्वेश्चन था कि ई गवर्नेंस ने सेवा वितरण को बेहतर बनाया, यानी ई गवर्नेंस से जो गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी थी वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इससे सुशासन भी सुनिश्चित किया हो। तो सबसे पहले आप लिखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होता क्या है? फिर इन्होंने बोला है कि सर्विस वितरण को बेहतर बनाया है, तो आप इधर तो लिखो क्षेत्र, और उस क्षेत्र में किए गए प्रयास लिखो कि क्या क्या ई गवर्नेंस के माध्यम से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल
बहुत इजी है। ई संजीवनी पोर्टल लेके आए हम हेल्थ के लिए, ठीक है। उसके अलावा सुपेस पोर्टल लेके आए हैं हम न्याय के अंदर। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल, हर सेक्टर का एग्जाम्पल आप पहले से प्रिपेयर रखो और वहां जाके आपको सीधा लिखना ही हो। तो ये सारी चीजों से पता चल जाएगा कि यू रियली मीन, कि मतलब आपको पता है, यू रियली नो कि क्या है ई गवर्नेंस और कैसे लेके आने का प्रयास किया है। और इसमें और भी बेहतर हो जाएगा अगर हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के प्रयास लिखें तो वो ज्यादा और ज्यादा बेटर आंसर होगा उसके अंदर। फिर हमें बताना है कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, इसकी भी सीमाएं हैं, कि खाली ई गवर्नेंस लाने से सुशासन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वो भी हमें चीज बताना है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है किंतु आवश्यक नहीं कि उससे सुशासन भी सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सारी चीजें अपने को कवर करनी थी। अब हम फटाफट डिस्कस करते हैं इसको। तो भूमिका यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो आईसीटी के माध्यम से, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको हम प्रोवाइड करवाएं। इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो कि ई गवर्नेंस केवल एक साधन है, यानी एक मीन, एक तरीका है, जबकि सुशासन है ये क्या है, हमारा साध्य है, एंड है, ठीक है। और ई गवर्नेंस निश्चित रूप से इसको फास्ट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को फास्ट करता है, ट्रांसपेरेंट करता है, ये तो है, इसके फीचर है। लेकिन सुशासन के संपूर्ण आयामों को ये कवर नहीं करेगा। तो खाली टेक्नोलॉजी से ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे प्राप्त करेंगे? देखो पहले तो हम सर्विस डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसमें सुधार हुआ है। ई गवर्नेंस की सफलता के बारे में बात करेंगे, दक्षता बढ़ी है, नागरिकों के तक पहुंच भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। पारदर्शिता और मध्यस्थों की जो है समाप्ति हमें देखने को मिलेगी, पारदर्शिता बढ़ गई और मिडल मैन जो है वो रिमूव हो गए। जैसे हम डीबीटी लाए, पीएम किसान के अंदर, जेम पोर्टल के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। राजस्थान की बात करें, जन सूचना पोर्टल खुद ही प्रकट कर रहे हैं सारी जानकारी। जन आधार योजना, इससे हम जो भी है लाभ विभिन्न योजनाओं का है सीधे खाते के अंदर दे पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक त्वरित सेवाएं हम कुछ लेके आए हैं, जैसे उमंग ऐप है, डिजी लॉकर है, ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी पोर्टल, जो ई मित्र है राजस्थान के अंदर, कियोस्क नेटवर्क, ई मित्र एट होम, ये सारी चीजें हम लेके आए हैं ताकि लोगों के तक ज्यादा से ज्यादा सर्विस जो है पहुंच पाए। फिर डिजिटल भू अभिलेख, स्वामित्व योजना अपनों ने सुनी है, अपना खाता पोर्टल जो है राजस्थान के अंदर। केवल ई गवर्नेंस से अब हम क्यों नहीं गारंटी दे सकते, ये लिखना नहीं है आपको, ये हम ये लिख सकते थे कि सीमाएं क्या है, ठीक है। क्या सीमाएं? तो यूएन के अनुसार पहली बात आप लिखो कि 8 स्तंभ, खाली ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू गुड गवर्नेंस नहीं बोल सकते हम। उसके अलावा भी चीज है, प्रभावशीलता भी होनी चाहिए, जवाबदेहिता भी होनी चाहिए, मतलब ये सारे और भी चीजें जो हमें अचीव करनी है। अब दिक्कत है कि डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी समस्या है, हर कोई अवेयर भी नहीं है चीजों के बारे में, हर कोई डिजिटल लिटरेट भी नहीं है। डिजिटल साक्षरता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ग्रामीण और शहरी असमानता हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और डिजिटल असाक्षरता जो है उसकी वजह से जो अंत्योदय है वहां तक ये वाली सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा रही है। दूसरा है तकनीकी बहिष्कार, यानी एक्सक्लूजन एरर्स भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा आधार बायोमेट्रिक जो होता है, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, हाथ का ज्यादा यूज होता है, तो उनके फिंगरप्रिंट्स ही मिट चुके हैं। अब वो आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक के अंदर कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे? इसकी विफलता के कारण पात्र नागरिक को भी राशन नहीं मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वो वंचित हो सकता है। फिर डिजिटल लाल फीताशाही भी अब चालू हो गई, पोर्टल के ऊपर आवेदन दर्ज होना ई गवर्नेंस है, लेकिन जब तक अधिकारी उसे टाइम बाउंड मैनर में निकालेगा ही नहीं फाइल को, तो फिर कैसे आगे काम होगा? उदाहरण जैसे राजस्थान संपर्क पोर्टल के ऊपर शिकायत तो दर्ज हो गई, ये तो अपनी अच्छी चीज है कि हमारी शिकायत जा चुकी, अब इसका निस्तारण, उसकी गुणवत्ता, ये सब पूरा का पूरा प्रशासनिक संवेदनशीलता पे निर्भर करता है। अब देखो इसको लिखने वाला कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि गवर्नमेंट की बुराई करे, पर हमने इस चीज को कितने तरीके से कहा है कि कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा, कि इसकी गुणवत्ता क्या है, प्रशासनिक संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। अगर प्रशासन जो है संवेदनशील है तो ये जल्दी निस्तारण
फिर हम मानव संवेदना और अनुक्रियाशीलता का हमें यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। हमने देखा एआई आ चुका है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी गुड इन कॉग्निटिव टास्क, जितने भी जोड़ बाकी गुणा भाग इन चीज़ों में डिसीजन लेने में बहुत सही है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। तो इसकी वजह कंप्यूटर और जो एल्गोरिथम है उस पर काम करता है, उसको क्या पता कि किसी जैसे आरजीएचएस है, मान लो आरजीएचएस पूरा ऑनलाइन है, पता है ना आरजीएचएस क्या है, पूरा ऑनलाइन। अब मान लो किसी पेशेंट को तुरंत क्लियर करवाना है, अब मान लो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहे हैं, तो फिर उसकी कैसे क्लियर हो फाइल, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा है और एग्जाम्पल आप दे के देख लो, तो वो तो कंप्यूटर तो अपने एल्गोरिथम पे ही काम करेगा। दूसरा डेटा सुरक्षा और निजता का बहुत बड़ी समस्या है कि आज के टाइम पे डेटा आपका सुरक्षित है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बिना मजबूत साइबर सुरक्षा और निजता के लिए नागरिक डेटा का केंद्रीकरण अधिकारों के लिए एक जोखिम उत्पन्न कर सकता है। मौलिक अधिकार है हमारा, राइट टू प्रिवेसी। सुशासन के लिए अब हमें वे फॉरवर्ड, हम ऐसा तो नहीं है कि ई गवर्नेंस को पूरा ही नकार देंगे, यहाँ हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो पहले तो आप डिजिटल समावेशिता पे काम करो, ठीक है, पंचायत स्तर पे जैसे हमने राजीव गांधी सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र वगैरह खोल रखे। दूसरा, सशक्त जवाबदेही तंत्र हमारी बननी चाहिए, जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, उत्तरदायित्व कानून के साथ ई पोर्टल के ऊपर हमें प्रत्यक्ष एकीकरण, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा है हाइब्रिड मॉडल, कि हम मैन्युअली फॉलबैक जो है, मतलब दोनों चीजों को हम साथ लेकर चले। जैसे तकनीकी विफलता या फिर बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है, तब हमारे पास एक विकल्प रहना चाहिए कि हम मैन्युअली भी उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि कोई भी वंचित नहीं रहे। अब हम निष्कर्ष पे आएंगे कि जो ई गवर्नेंस है ये सिर्फ ऑटोमेशन लेके आएगा, गवर्नेंस के अंदर स्वचालन लेके आएगा, ये प्रक्रियाओं में क्या लेके आएगा, स्वचालन लेके आएगा। जबकि सुशासन एक मानवीय और संस्थागत मूल्य है। ई गवर्नेंस प्रशासनिक दूरी और लागत को कम कर सकता है, सेवा वितरण को फास्ट बना सकता है, लेकिन सुशासन तब स्थापित होगा जब इस डिजिटल ढांचे में संवेदनशीलता, समता, समावेशिता, जवाबदेहिता सब कुछ है। तो इस तरीके से आपको इसको करना था कंप्लीट। तो ये एनालिसिस वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, और यहीं पे जो है गैप क्रिएट होता है मार्क्स के अंदर, इस पर फोकस करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो, क्योंकि अभी तो अपने पास इनफ टाइम है इस चीज़ को करने के लिए, बाद में नहीं हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास।